वह परिचित सी आवाज़ सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। लाठी की ठक ठक की आवाज़। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं रहस्यमय टापू सीरीज़ के तीसरे अध्याय को, जिसका नाम है कप्तान की तिजोरी। तो चलते हैं अध्याय की तरफ। मैं दौड़कर गया और सारी घटना की जानकारी अपनी माँ को सुना दी। वह सोच में पड़ गई। हमें लगा कि खतरा सिर पर मंडरा रहा है। हमें ख्याल आया कि कुछ लोग उसकी तिजोरी हथियाना चाहते थे। ज़रूर उस तिजोरी में अच्छी खासी रकम होगी। काला कुत्ता और अंधा भिखारी उसी रकम के लिए चक्कर काट रहे थे। मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर इस मामले में उनकी मदद मांगी जाए, पर मैं अपनी माँ को वहाँ कैसे अकेला छोड़ देता। वह बेचारी तो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी। पिता के मरने के बाद वह दुखी भी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घर में इस तरह पड़े रहना भी सुरक्षित नहीं था। हमें बार बार यही लग रहा था कि वह अंधा भिखारी अपने साथियों को लेकर बस आता ही होगा। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर माँ ने कहा, चलो दोनों बस्ती की ओर चलते हैं, वहाँ लोगों की मदद मांगेंगे। बस्ती सड़क के उस पार थोड़ी ही दूर पर थी। जब तक हम बस्ती में पहुंचे अंधेरा घिर चुका था। लोगों के घरों में रोशनी देखकर हमें कुछ अच्छा लगा। हमने लोगों को जाकर सारी बात बता दी, लेकिन उनमें से कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। वो कहने लगे कि उन लोगों से वैर लेना अच्छा नहीं है, वे बड़े खूंखार लोग हैं। बस्ती के लोगों ने हमें बताया कि वह अंधा कोई साधारण भिखारी नहीं बल्कि समुद्री डाकू है। उसका गिरोह बहुत खतरनाक है। उस गिरोह के सरगना का नाम फुलवा मल्लाह है। कुछ लोगों ने डॉक्टर के घर तक पहुंचने का प्रबंधन कर देने की कृपा अवश्य की, पर उनमें से कोई भी डाकुओं का सामना करने में हमारी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। उन लोगों के मन में समाये डर को देखकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, तुम सब चूहे हो। यदि तुम लोगों में साहस नहीं है तो मैं और मेरा यह बच्चा दोनों मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। हमने अपने खून पसीने की कमाई उस दुष्ट कप्तान को खिलाई थी। हम अपना पैसा वसूल कर रहेंगे। तुम लोगों को इस पितृहीन बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। ठीक है, तुम लोग बैठो अपने घरों में चूड़ियां पहनकर। हम लोग जाते हैं और अपना पैसा वसूल कर रहेंगे। माँ की बातों का बस्ती वालों पर कोई असर नहीं हुआ। केवल एक लड़का सामने आया और कहने लगा कि वह डॉक्टर साहब के घर जाकर उनको सारी सूचना दे देगा। कड़ाके की ठंड में हम लॉज की ओर लौटे। मुझे डर लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। चंद्रमा धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा था। हम चारों ओर देखते हुए दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। रह रहकर यह लगता था कि डाकू आ रहे हैं। लॉज के अंदर आते ही हमने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। मेरी माँ एक मोमबत्ती जलाकर ले आई। कमरे में कप्तान की लाश पड़ी हुई थी। लाश उसी हालत में थी जिसमें हम उसे छोड़ गए थे। उसकी आंखें खुली हुई थी और रात के अंधेरे में और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी एक बाँह सामने फैली हुई थी। मैंने झुककर देखा, उसकी हथेली पर कागज का एक रुका रखा हुआ था। मैंने उसे उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, तुम्हारे पास रात के 10 बजे तक का समय है। कागज के एक किनारे पर काले रंग का गोल निशान बना था। शायद इसीलिए इसे काला रुक्का कहा गया था। मैंने माँ को कागज पर लिखे मौत के वारंट के बारे में बताया। दीवार घड़ी ने 6 घंटे बताए। माँ कहने लगी कि अभी हमारे पास 4 घंटे का समय है। माँ ने मुझसे कहा कि मैं कप्तान की तलाशी लेकर तिजोरी की चाबी की खोज करूं। मैंने उसकी सारी जेबें छान मारी, पर चाबी नहीं मिली। तब माँ ने मुझे कहा कि हो सकता है चाबी उसके गले में हो। मैंने लाश को टटोला, फिर उसकी गंदी और बदबूदार कमीज को फाड़कर नीचे देखा तो एक मैली कुचैली डोरी से बंधी चाबी उसकी गर्दन में लटकी हुई थी। कप्तान के चाकू से ही मैंने उस डोरी को काटकर चाबी ले ली और फिर हम दोनों ऊपर के उस कमरे की ओर दौड़ पड़े जहां तिजोरी रखी थी। जिस दिन से तिजोरी वहां आई थी वह एक ही स्थान पर रखी हुई थी। बक्सेनुमा तिजोरी का ताला खोलने में कुछ दिक्कत हुई, पर माँ ने उसे खोल ही लिया। जैसे ही तिजोरी का दरवाज़ा खुला, उसमें से बड़ी तेज गंध निकली। तिजोरी के ऊपरी हिस्से में सावधानी के साथ तह किए हुए कपड़े रखे थे। उनके नीचे 2 पिस्तौलें, एक पुरानी घड़ी, तंबाकू पीने के 2 पाइप, तंबाकू के डिब्बे और समुद्री यात्रा के यंत्रों सहित बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। उनके नीचे एक पुराना सा कोट था। कोट को माँ ने बाहर खींचा।
एक कपड़े में बंधे हुए सारे कागज और सोने की गिन्नियों से भरा कैनवास का थैला नीचे गिर पड़ा। माँ की आंखों में एक चमक आ गई। उसने गिन्नियों से भरा थैला उठाया और कहने लगी, मैं इसमें से केवल उतनी ही रकम लूंगी जितनी हमारी रकम है। हमें हराम का एक पैसा भी नहीं चाहिए। अपनी बात समाप्त करने के साथ ही मेरी माँ गिन्नियाँ गिनने लगी। मुझे माँ की इस सनक पर गुस्सा आ रहा था, पर मैं चुप रहा। मैंने धीरे से माँ को बताना चाहा कि इस तरह गिनती करने में देर लग जाएगी, पर वह अपनी बात पर अड़ी थी कि उसे हराम का एक पैसा भी नहीं चाहिए। वह फिर कहने लगी, मेरे पति का जितना पैसा कप्तान की ओर निकलता है, मुझे बस उतना ही चाहिए। इसी बीच मुझे बाहर एक आवाज़ सुनाई दी। वह परिचित सी आवाज़ सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। भय से मैं कांप उठा। यह आवाज़ उसी अंधे की लाठी की थी। लाठी की ठक ठक की आवाज़ के साथ ही बाहर सीटी की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने माँ की बाह को धीरे से दबाते हुए दबी हुई आवाज़ में कहा, माँ, इसी थैले को अपने साथ लेकर हमें यहाँ से निकल चलें तो अच्छा है। मैंने फर्श पर बिखरे कागज उठाए और मोमबत्ती को कप्तान की तिजोरी के पास छोड़ दिया। रास्ता टटोलते हुए हम अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचे। दरवाज़ा खोलकर हम तेजी से सड़क पर दौड़ पड़े। अब तक चांद काफ़ी ऊपर आ चुका था, इसलिए खूब रोशनी हो गई थी। इससे खतरा और भी बढ़ गया था। हमें बहुत से लोगों के पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि अब मारे गए, अब बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हम और भी तेज दौड़ने लगे। मुझे अपनी माँ की ईमानदारी पर गुस्सा आ रहा था। उसने बेकार ही इतना समय गिन्नियाँ गिनने में लगा दिया। माँ ने मुझसे कहा, बेटा, यह पकड़ो रकम का थैला और इसे लेकर दौड़ जाओ। मुझसे तो अब चला नहीं जाता। मुझे उन पड़ोसियों की कायरता पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था जिन्हें डाकुओं का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया था। मौत हमारे बहुत निकट आ चुकी थी। जीवन और मृत्यु का फासला लगातार सिमटता जा रहा था। सौभाग्यवश सामने ही हमें एक पुलिया दिखाई दी। मैं माँ को लगभग घसीटते हुए उस पुलिया तक ले गया। पुलिया के पास पहुंचते ही माँ ने गहरी सांस ली और उसका सिर मेरे कंधे पर लुढ़क गया। पता नहीं मुझ में उस समय इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी कि मैं माँ को खींचकर पुलिया के नीचे ले आया। पुलिया बहुत नीची थी, इसलिए मुझे घुटनों के बल भीतर सरकना पड़ा। यह पुलिया हमारे घर के बहुत पास थी, इतनी पास कि घर में होने वाली प्रत्येक हलचल हमें नीचे पड़े पड़े सुनाई दे सकती थी। तो दोस्तों, इतना सा था ये अध्याय। आशा करता हूँ आपको अध्याय पसंद आया होगा। अध्याय पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अध्याय कैसा लगा और आप अगला अध्याय कब सुनना पसंद करेंगे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए मैं आपको हमारी रहस्यमय टापू सीरीज की प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।